ॐ विश्वानि देव सवितदुर्तानि पराशुव यद् भद्रं तन्नयाशुव। ओम। आ जाइए मित्रों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल AVH कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी को जैसे विदित है, आपको दिख रहा होगा कि आज हम संस्कृत का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष। ठीक है, तो संस्कृत का कौन सा लेक्चर लेकर के आए हैं? 3। यानी इससे पहले हम 2 लेक्चर दे चुके हैं जिसमें जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हम यानी त्रिमुनि की चर्चा कर चुके हैं। किसकी चर्चा कर चुके हैं? त्रिमुनि की चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोगों को यदि संस्कृत के त्रिमुनि के बारे में जानकारी लेनी है तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं तो आप हमारे चैनल AVH कोचिंग क्लासेस पे सर्च करेंगे, आपको इससे पहले लेक्चर नंबर 2 आपको और फर्स्ट मिल जाएगा, जिससे आप लोग प्रॉपर वे नोट्स के लिए आप देख सकते हैं। और बहुत ही कम समय में हम अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हमारे जो भाई बहन को संस्कृत में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये क्लास एकदम वरदान की तरह साबित होने वाली है। बस आप लोग पूरे ध्यान से आप एक बार क्लास को पूरा देख लीजिए अंत तक। और मैं ज़्यादा बड़ी ना करके और ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो मित्रों, हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं किसकी? त्रिमुनियों की चर्चा कर चुके हैं। और हम संस्कृत व्याकरण से कुछ जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनने वाले हैं वो भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। और आज हम प्रॉपर व्याकरण की चर्चा शुरू करने वाले हैं। व्याकरण में सबसे पहले आपको पता होगा कि आज हम वर्ड विचार से प्रारंभ करेंगे। किससे? वर्ड विचार। यानी वर्ड विचार से जब हम प्रारंभ करेंगे तो आपके मन में ये प्रश्न यही बन जाता है कि सर वर्ड किसे कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड या अक्षर क्या अलग अलग होते हैं या एक ही बात होती है? तो इसके लिए महर्षि पाणिनि जी ने एक श्लोक लिख दिया, एक 2 अक्षरों के माध्यम से एक पूरी बात, यानी गागर में सागर भर दिया उन्होंने कह दिया कि न क्षरत इति अक्षरः। अभी उसके बारे में हम बताएंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड विचार में चर्चा कर रहे हैं तो वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड या अक्षर। तो आपको ये जानकर हैरान नहीं होना कि वर्ड और अक्षर एक ही बात होती है, वर्ड और अक्षर। और यदि आप वर्ड समझ ना पा रहे हो तो आपको अक्षर समझ सकते हैं। आपको पता होगा कि जिसके आगे आ लग जाए और वो क्या है कि नकारात्मक बन जाता है। ठीक है, तो जैसे क्षर अ यानी अक्षर, यानी इसको एक शुद्ध एक सूत्र के माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से कह सकते हैं कि न क्षरति इति अक्षरा, न क्षरति इति अक्षरा। अर्थात जिनका वर्णों का क्षरण ना हो सके, यानी क्षरण यानी उनका विघटन ना हो सके, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अक्षर कहा जाता है या वर्ड कहा जाता है। मैं आपको बस छोटे से माध्यम से बता रहा हूँ। और यदि आप वो हिंदी में भी नोट करना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए और आप स्पीड को स्लो करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड अक्षर किसे कहते हैं? न क्षरति इति अक्षरः, यानी जिन वर्णों का क्षरण ना हो सके, विघटन ना हो सके, टूट फूट ना सके, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है या वर्ड कहा जाता है। यदि आपने अक्षर कह दिया तो इसी में इसकी पूरी डेफिनेशन छिपी हुई है। अक्षर, अक्षर यानी क्षर यानी जिसका क्षरण हो जाए और जिसके आगे आ लग जाए यानी वो क्षरण ना हो सके, उसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से यदि हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में क्या क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा। अक्षर किसे कहते हैं? जैसे ये का है, का भी वर्ड है, अक्षर है, यानी इसे वर्ड भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। लेकिन यदि अभी हिंदी वाले में तो ज्यादातर यही पूछता है, जैसे का है, आ है, खा है, अन्य बहुत सारे वर्ड हैं जैसे चा है, आदि आदि वर्ड जितने भी आ जाए वो सब क्या होते हैं? अक्षर या वर्ड होते हैं। लेकिन अभी एग्जामिनर आपको और ज्यादा फंसाने की दृष्टि से और ज्यादा डीपली पूछना चाहेगा जब भी, तो वो क्या करेगा? इनके नीचे हलंत लगा देगा।
जब वो हलंत लगा देगा तो वो शुद्ध वर्णमाला का व्यंजन हो जाता है, यानी वो शुद्ध अक्षर हो जाता है। क्योंकि यदि हलंत नहीं होगा तो मित्रों आपको बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी वर्ड हो उसमें आ अपने आप में निहित रहता है। किसी भी वर्ड को, किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होगा कि का अगर वर्ड है, अगर सिंपल उसमें कोई मात्रा नहीं है तो फिर भी उसमें एक आ स्वर निहित रहता है। इसलिए आपको पता होगा यदि का है बिना हलंत वाले सभी वर्ड हैं तो उसमें आपको यह देखना है कि व्यंजन कौन सा है, ठीक है, तो वो अक्षर हो जाता है। लेकिन यदि उसमें आपको दिख रहा है कि ये हलंत वाले 4 वर्ड हैं, ये आ भी है और इसमें एक गा बिना हलंत वाला आ गया, तो आपको इनमें से पूछेगा अक्षर कौन सा नहीं है, तो अक्षर कौन सा नहीं है, तो ये वाला अक्षर नहीं, ठीक है। और ये कौन सा है? ये अक्षर है, यानी जिसका हम क्षरण नहीं कर सकते। इसका हम क्षरण कर सकते हैं, संभव है, लेकिन इसका क्षरण नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी क्लियर है जितना है, इनकी बेस, इनका आधार यहीं से है। समझ रहे हैं ना आप? तो देखिए आपको पता होगा कि जिनके नीचे हलंत लग जाए वो कैसे हो जाते हैं? शुद्ध व्यंजन हो जाते हैं, यानी शुद्ध अक्षर हो जाते हैं, क्योंकि इनके बाद अब इसका क्षरण नहीं हो सकता। बिल्कुल अपनी बिल्कुल जमीन पे खड़े, अब इससे ज्यादा कहीं नहीं जा सकते। तो हम अक्षर किसे कह सकते हैं? यानी जिसका हम क्षरण ना कर सके, विघटन ना कर सके, उसे हम अक्षर कह सकते हैं। वैसे यदि ये नहीं है और ऐसे ही दे दिया जाए तो अक्षर ये भी है, वर्ड ये भी है, लेकिन जब डीपली आपको पूछे, ज्यादा ही अंतर तक पूछ ले, तो उनमें से आपको ये देखना है कि जो हलंत वाला होगा वो अक्षर होगा, अगर हलंत वाला नहीं है तो कोई स्वर होगा। क्या आपने कभी स्वरों पे हलंत लगा देखा है? नहीं देखा होगा। नहीं देखा तो आगे देखेंगे भी नहीं, ये विश्वास है हमें। क्योंकि ये स्वर जो होते हैं इनकी खुद की सत्ता होती है, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये खुद में उच्चारित होते हैं। इनका खुद का एक राज होता है, इनका खुद की एक स्वतंत्र सत्ता होती है, स्वतंत्र बोले जाते हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो व्यंजन वर्ड होते हैं ये अर्धमात्रिक व्यंजन होते हैं और इन्हें बोलने के लिए हमें किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि वर्ड या अक्षर किसे कहते हैं? यानी वर्ड या अक्षर वे होते हैं जिनका क्षरण संभव ना हो या जिनका विघटन ना किया जा सके, वो सब क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं या वर्ड कहलाते हैं। तो हम देख सकते हैं जब भी या तो हलंत वाले सभी होंगे तो आपको पता है कि ये अक्षर है, इनका विघटन नहीं हो सकता, लेकिन ये हलंत वाला नहीं है तो इसका विघटन संभव है, इसका विघटन संभव है। अगर ऐसा नहीं और ये 4 हलंत वाले हैं तो ये चारों आपके अक्षर हैं, क्योंकि इनका विघटन संभव नहीं है, इसलिए ये क्या है? अक्षर हैं। तो इसमें स्वर भी क्या है? एक अक्षर है। ये खा हलंत वाला है, ये भी अक्षर है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि यानी नाक्षरतीति अक्षरः, यानी जिन वर्णों का हम क्षरण नहीं कर सकते, जिनका विघटन नहीं कर सकते, जिन्हें तोड़ नहीं सकते, उन्हें क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। हो गया क्लियर? दोस्तों समझते चलना, नोट करते चलना। आज के बाद प्रश्न यही बन जाता है, निम्न में से वर्ड है या निम्न में से अक्षर है, तो वहां पर आपको ऐसे वर्ड दिए जाएंगे, ध्यान रखना वहां पर। यानी जिसका क्षरण हो सके, टूट सके, उन्हें अक्षर नहीं कहेंगे। यानी जिनका क्षरण ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। लेकिन ऑप्शनली ये ध्यान रखना, जब ये हलंत वाले और स्वर ना हो तो ऐसा देखना ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, अक्षर है, लेकिन जब ज्यादा ही आपको अंदर ज्यादा पूछते हैं तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि वर्ड विचार में वर्ड या अक्षर यानी वर्ड होते कितने प्रकार के हैं, वर्णों का प्रकार। वर्ड विचार में चल रहे हैं तो इसमें पूछ लेते हैं वर्ड कितने प्रकार के होते हैं भैया? वर्ड के प्रकार बताइए दोस्तों, वर्ड के कितने प्रकार होते हैं? तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि वर्ड के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 में हम लिख सकते हैं स्वर। क्या? स्वर। नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं? व्यंजन। यानी वर्ड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर होता है और नंबर 2 व्यंजन होते हैं। तो जनरल सी अभी हम यहीं पे अगर बात करते हैं तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, यानी स्वर कितने होते हैं? तो स्वर संस्कृत में कुल 9 माने गए हैं। कितने? 9। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 माने गए। तो अभी मैंने ये डायरेक्टली आपको बता दिया है कि स्वर 9 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं संस्कृत में, लेकिन अभी इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले स्वरों को देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरः। क्या कहेंगे?
स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी जिनकी स्वयं में अपनी सत्ता हो, जिन्हें किसी भी दूसरे की आवश्यकता ना हो, वो कैसे होते हैं? स्वयं राजन्ते होते हैं, यानी वो स्वयं में राज करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या आपको कभी पता है कि आ बोलने के लिए हमें किसी और वर्ड की जरूरत पड़ती है? कभी आपने ऐसा देखा कि आ को बोलने के लिए का की जरूरत पड़ी हो? नहीं पड़ी होगी। इसलिए हम क्या कह देंगे कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः। ये दो शब्दों में केवल ये रहती है, संस्कृत में यही पढ़ने का फायदा होता है कि दो शब्दों में आपकी डेफिनेशन हो जाती है, समझ में ही आ जाता है। क्या कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ठीक है। यानी स्वयं में राज करते हो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी आप लोग अभी देख ही रहे होंगे, जैसे कि बहुमत में सरकार आ जाए उसे किसी की आवश्यकता तो होती नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं चुनाव चल रहे हैं, पंजाब में चल रहे हैं, उत्तराखंड में चल रहे हैं, गोवा में, मणिपुर में, सब जगह चुनाव चल रहे हैं। आपको ये पता होगा कि चुनावी माहौल है। आपको ये भी पता होगा कि जिसकी सत्ता में, जिसकी पूर्ण बहुमत में सरकार बनती है, उसे किसी की आवश्यकता रहती है क्या? नहीं रहती। उसी प्रकार हमारे क्या है? स्वर होते हैं, ये पूर्ण बहुमत होते हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये जहां भी जाते हैं अपनी सत्ता हासिल करते हैं, ये खुद में राज करने वाले होते हैं। तो क्या कहेंगे? स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी स्वर खुद में राज करते हैं, इन्हें उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो अब हम स्वरों की चर्चा कर रहे हैं, तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो स्वर हम लिख लेते हैं, जो 9 होते हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा, स्वरों को और किस नाम से जानते हैं? अभी एक नाम आपको और मिलेगा आगे। तो स्वर को हम क्या कह देते हैं? अच कह देते हैं। अब ये अच क्या है? जिन्होंने अभी संस्कृत नहीं पढ़ी है तो उन्हें अगले लेक्चर में, अगर आपको अच जानना है कि अच क्या है, तो आप लगातार क्लास में बने रहिए। आप लोगों को संस्कृत का 0 से लेकर के हीरो तक का लेवल हम आप सबके साथ आप सभी के साथ सफर तय करने वाले हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि संस्कृत में यदि आपने हमारा आप सभी लोगों के सहयोग से यदि हमारी कंटिन्यू क्लास ऐसी लगातार बनी रही, तो जब तक यूपी टेट या उत्तराखंड टेट या राजस्थान टेट या किसी भी राज्य का टेट होता है उसमें संस्कृत पूछी जाती है, तो मैं वादा करता हूं 30 में से 25 प्लस आपको दिलाने का भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं स्वर कितने होते हैं। स्वर में बता चुका हूं कि 9 होते हैं। स्वर होते कौन कौन से वो देख लीजिए। स्वर कौन कौन से होते हैं यदि आपको आते हो तो हमारे साथ साथ बोलिए। बोलिए आ, ई, उ, री, र, क। नहीं, आ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, आई और औ। देखिए काउंट करके देखिए, आपके 9 ही हो रहे हैं। 4, 5 और 4, 9, सही है। यानी हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब यहीं पर संस्कृत में यही एक सिंपल सा, क्योंकि हम लोग पढ़ तो इतना लेवल का लेते हैं लेकिन छोटे छोटे सवाल भूल जाते हैं। जब भी हमारे पेपर में आता है तो हम बहुत लेवल उच्च स्तर का पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लेवल के प्रश्न जब आते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो कभी हम हिंदी वाला याद रहता है तो 11 लगा के आ जाते हैं, तो कभी 13 लगा के आ जाते हैं, कभी 5 लगा के चले आते हैं, कभी 4 लगा के चले आते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से देख लीजिए, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है, पाणिनि ने जो बताई है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो स्वरों की संख्या 9 है, तो इसी के अंतर्गत मूल स्वर यदि आ जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर संस्कृत में जो मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या पूछ लेता है कि संस्कृत में मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वरों को हम एक प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं, अक। ठीक है, यानी जो अच और अक जो मैं शब्द बोल रहा हूं ये प्रत्याहार होते हैं। यानी प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में कहना, किसी भी बात को संक्षिप्त में कहना। जैसे किसी का नाम है प्रवेंद्र कुमार और उसको क्या कह देते हैं हम लोग? पीके। ठीक है, किसी का प्रधानमंत्री कहना है तो प्रधानमंत्री पूरा ना कह के क्या कह देते हैं? पीएम। ठीक है, हाँ। और किसी का नाम है सपनेश बघेल तो वो क्या कर देते हैं? एसपी सिंह बघेल। तो क्या हो गया? अब जो जानता होगा उसे तो पता होगा, नहीं तो वो कहेगा उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार में जो एसपी सिंह बघेल मंत्री साहब है उन्हीं का नंबर है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, हमारे मित्र का नाम है इसलिए मुझे पता है। मैं केवल आपको प्रत्याहार बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्या है कि अक प्रत्याहार में हमारे मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है?
5 होती है। ये हिंदी में अगर यही प्रश्न बन जाए तो हिंदी में 4 होती है। कितनी होती है? 4। और हमारी संस्कृत की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमेशा संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं। संस्कृत का ध्यान रखना कि संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 होती है और कुल स्वरों की संख्या 9 होती है। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं आप देख लीजिए, आ, ई, उ, री और ल। ठीक है, ये हमारे 5 स्वर होते हैं। और पिछली बार 2019 के यूपी टेट में यही पूछा गया था कि निम्न में से मूल स्वर नहीं है, निम्न में से मूल स्वर नहीं है। तो उसमें ये वाला ऑप्शन था और बाकी के ये स्वर थे 4। नहीं, मतलब ये 4 थे, उनमें से इनमें से एक ये भी था। मतलब जैसे भी प्रश्न बना है मुझे इतना पता है कि उसमें ऐसा ही प्रश्न आया था मूल स्वरों से संबंधित। तो उसमें बस ये ध्यान रखने वाली बात है, आ, ई, उ, री, ल हमारे मूल स्वर होते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत रखते जाते हैं। प्रश्न संस्कृत जब पढ़ रहे हैं तो ये भी बन जाता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्णों को परिगणित किया गया है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कौन से? आ, ई, उ, री, ल। ठीक है, तो यानी हमारे अच यानी स्वर हो गए, मूल स्वर हो गए। अब इसके बाद हमारे आते हैं, अब हम इन्हें उच्चारण की दृष्टि से देखें, उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखें तो कितने भागों में बांटा गया है स्वरों को? 3 भागों में। लेकिन उससे पहले हमें मूल स्वर हो गए, लेकिन अभी तो बचे तो 4 और है ना। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। मित्रों ये नोट करते रहना, पेन गिर गया भैया, देखते रहना, इनमें से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने मूल स्वर की चर्चा कर दी। अभी मैं इसे साफ कर रहा हूँ, देखते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ ही साथ, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप देखते रहना। ठीक है, अच्छा अब हम चर्चा कर रहे थे किसकी? संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं आपको ये भी पता होगा। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इन्हें किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। यानी कौन कौन से? ए, ओ, आई और औ। हिंदी वालों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो सीरियली गलत बोल रहे हैं, ए, ऐ, ओ, औ होता है। लेकिन भैया आप लोगों को हम बताने का कष्ट करेंगे कि संस्कृत है भैया, संस्कृत थोड़ा सा तो अलग अपना रंग दिखाएगी। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? ए, ओ, आई, औ। क्योंकि पाणिनि जी ने जब कोई ना कोई अगर उसमें अपना नया तरीका लगाया तो लॉजिक होगा, उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा। ये महत्व जब आप आगे पढ़ेंगे, जब संधियां जब हम पढ़ाएंगे तो इसका पता लगेगा। जब आप अयादि संधि पढ़ेंगे तो वहां पर एक सूत्र रहता है, एचो अवयवः। कौन सा सूत्र रहता है? एचो अवयवः। तो वहां पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे चर्चा कर लिए कि संयुक्त स्वर 4 होते हैं। कैसे होते हैं ये भी पता होगा कि इनको अगर हम देखें तो जब हम ए को बोलते हैं तो ए का उच्चारण स्थान आपको पता है क्या रहता है? नहीं पता होगा तो आपको आ का पता होगा। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ई का तालु होता है। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ तालु। कैसे? कि जब ए का जब विच्छेद कर देते हैं तो आ प्लस ई बराबर क्या बनता है? ए बनता है। तो आ का कंठ, ई का तालु बन जाता है कंठ तालु। भैया यहाँ से प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे, हमेशा ध्यान रखना। यदि व्याकरण से स्वर और व्यंजनों से प्रश्न बनेंगे तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, अभी जब मैं उच्चारण स्थान की चर्चा करूंगा तो मैं आपको सभी बताऊंगा कि ओ को कहाँ से, आई को कहाँ से, औ को कहाँ से उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्वरों की चर्चा कर लिए हैं कि स्वर हमारे कितने होते हैं। स्वर 9 होते हैं, मूल स्वरों की संख्या 5 होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। अब हम उच्चारण स्थान की दृष्टि देखें, उच्चारण की दृष्टि स्वर कितने होते हैं, स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद 3 होते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, जो आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं। चलिए, सबसे पहला एक रहता है ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुत स्वर। अब इन्हें कहने के लिए देखिए, पहले मैं एक एक नोट करके लिखाता हूं। पहले ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा या लघु। क्या होता है? ह्रस्व माने छोटा या लघु। तो ह्रस्व स्वर कौन को कितने होते हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है, यानी छोटे। ह्रस्व मीन्स छोटा, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर वही होते हैं जो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जैसे आ, ई, उ, री और ल। ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कह देते हैं।
अब इसके बाद हमारे, अच्छा ह्रस्व का मतलब क्या है? ह्रस्व स्वर यानी जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा काल लगे, ठीक है। यानी एक मात्रा काल का मतलब समझ रहे हैं, यानी एक पलक के झपकने जितना समय लगता है ना, उतना समय नहीं लगता। बोलते आ हो गया, बोले ई उ री र, यानी एक पलक झपकने कितना समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व कहते हैं, यानी छोटा या लघु, ठीक है, लघु स्वर। अब इसी प्रकार यदि हम देख लें कि दीर्घ स्वर कौन से दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ का मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि दीर्घ माने होता है बड़ा, क्या? दीर्घ माने बड़ा या गुरु, यानी दीर्घ का मतलब ये होता है इसमें एक मात्रा का समय लगा, इसमें कितनी मात्रा का? दो मात्रा का समय लगे, तो इसे द्विमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। इसे एक मात्रिक भी कह सकते हैं। तो दीर्घ में कौन कौन से आते हैं? इन्हीं का दीर्घ देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। आ हो गया इसका, ई हो गया, उ हो गया, और री की बात करें तो ये दीर्घ री होती है, लरा नहीं होता, लरा का दीर्घ नहीं होता, ये ध्यान रखना। री और आ ई उ री, ए ओ आई और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हें बोलने में कितना समय लगता है? यानी ह्रस्व का दुगुना समय लग जाता है, इसलिए दीर्घ कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें एक मात्रा काल का समय लगता है, तो इसमें दो मात्रा काल का समय लगता है, ठीक। अब इसके बाद ह्रस्व दीर्घ, इसके बाद आ जाता है प्लुत स्वर। कौन से? प्लुत स्वर, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। प्लुत स्वर यानी तीन मात्रा का समय लगे, इसे त्रिमात्रिक भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक, यानी तीन मात्रा काल का जिसमें समय लगता है उसे त्रिमात्रिक कहते हैं। जैसे किसी शब्द के पीछे जैसे ये तीन जैसा वर्ड बन जाए, उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। इसका मतलब क्या है? इसमें एक मात्रा का समय, इसमें दो, इसका दूना लगा था यानी डबल लगा था, दो मात्रा का लगा समय, और इसमें कितनी मात्रा का? तीन मात्रा का समय लगेगा, यानी तिगुना समय लगेगा। किससे? ह्रस्व से। अच्छा जैसे ई आ जाए, ई के साथ भी तीन लगा दे। अच्छा एक जनरल से आपके लिए मिलता रहता है, जैसे आप कभी ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम, तो इसका कैसे करेंगे? जैसे आ बोल लिया, आपको अ बोलना है, छोटा सा एक मात्रा बोले अ, दीर्घ इससे बड़ा बोलना, बोले आ, ठीक है। अब इसी को जब हम प्लुत को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आ, यानी लंबा खींच के ले जाते हैं। जैसे आपने कभी शास्त्रियों को देखा होगा गाते हुए, तो शास्त्री जब अपने गाना शुरू करते हैं तो उससे पहले कम से कम 10-5 मिनट आपको अपने वो स्वर तंत्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में यानी सही लेवल में लाने के लिए कम से कम आ ई उ यानी ऐसे शब्दों को उच्चारण करते रहते हैं। इससे क्या है कि उनका उच्चारण यानी प्लुत स्वर यानी स्वर उनकी तंत्रियां ठीक हो जाती हैं लेवल में। नहीं तो आप उन्हें ओम का तो उच्चारण किया ही होगा, कभी ओम को ऐसे देखा कि ओम, कभी ऐसे बोलते थे? नहीं ऐसे बोलता ओम, नहीं बोला कभी। जब भी आप ओम को बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओम, यानी ह्रस्व से तिगुना समय लगा इसमें, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे, यानी त्रिमात्रिक कहेंगे। अरे इससे भी छोड़िए, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है आपका कोई मित्र है जिसका नाम क्या है? रमन नाम है। क्या? रमन। और रमन आपके पास में ही बैठा है तो उसे क्या कहेंगे? रमन। मान लो रमन से तुम्हें चीटिंग लेनी है, यानी पेपर दे रहे हो, नकल करनी है, तो क्या कहेंगे? रमन दिखा दे यार। और रमन थोड़ा दूर है, मतलब इससे ह्रस्व से यानी एक सीट छोड़ के यानी दुगनी दूरी पर है, तो उसे क्या कहेंगे? रमन। यानी थोड़ा सा दीर्घ यानी दुगना समय लग जाए, बोलेंगे रमन, रमन, ठीक है। और वही रमन को अगर बुलाना हो और रमन हो कम से कम मतलब 100 फीट दूर हो, तो आपको तो सब पता है होगा कैसे बुलाते हैं, है ना। मान लीजिए अगर रामन किसी का नाम है, उसके मम्मी पापा बुलाते होंगे और रमन सुन नहीं रहे तो कैसे बोलेंगे? वो भी आपको पता होगा, ठीक है। यानी सुबह उठने का समय हो गया, रमन सो रहे हैं, बार बार आवाज लगाने में नहीं सुन पा रहे तो क्या कहेंगे? वो भी आपको पता क्या कहेंगे? उच्चारण करके बोलिए, क्या कहेंगे? रमना, ठीक है। और किसी और कोई और नाम है, मान लीजिए अब भाई हम लड़कियों को मतलब केवल लड़कों का ही नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कों को ही बुलाते हैं, लड़कियां भी लेट उठती हैं, तो लड़की किसी का नाम क्या है? श्वेता नाम है, तो उसे क्या कहेंगे? श्वेता, ठीक है। ऐसा मतलब यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यानी उस ह्रस्व से तिगुना समय लगे, उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। आज से आप समझ गए होंगे प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है। अभी यहीं पर यदि मैं संस्कृत की दृष्टि से बात करूं तो महर्षि पाणिनि ने एक श्लोक में वर्णित कर दिया था पूरा, इतना मैं बता रहा हूं, इतना बताना भी नहीं पड़ता। उन्होंने कह दिया एकमात्र भवेत् ह्रस्वो
द्वयमात्र दीर्घ उच्यते त्रिमास्त्र प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। अभी यहाँ पर आपने एक चर्चा सुनी कि ह्रस्व एक मात्रा भवेत ह्रस्व, यानी एक मात्रा काल का जिसमें समय लगे उसे ह्रस्व समझना चाहिए, और 2 मात्रा काल का जिसमें समय लगे उसे दीर्घ समझना चाहिए, और जिसमें 3 मात्रा काल यानी तिगुना समय लगे किससे, ह्रस्व से, उसे क्या समझना चाहिए, उसे हमें प्लुत समझना चाहिए। लेकिन हमने अंत में एक थोड़ा 2 शब्द और बोले, व्यंजनम चार्धमात्रकम, यानी व्यंजन की कितनी मात्रा समझनी चाहिए, अर्धमात्रकम, यानी व्यंजनों की आधी मात्रा समझनी चाहिए। यहीं पे मैं यदि चर्चा कर दूं व्यंजन की तो देखिए इसे ही अलग है, स्वरों के अलावा यानी व्यंजन होते हैं तो व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, व्यंजन की आधी मात्रा होती है, यानी व्यंजन को बोलने में अर्ध मात्रा यानी आधी मात्रा का समय लगता है। जैसे का हो गया, हलंत होना चाहिए तो अब इसे अर्धमात्रक कहेंगे, यानी जितने भी हलंत वर्ड होंगे वो सब क्या होंगे, अर्धमात्रक होंगे। ठीक है, यानी चा हो गया, पा हो गया, हलंत हो, ठीक है, टा हो गया, यानी जितने भी हलंत वर्ड होंगे उनका उच्चारण यानी व्यंजनों का उच्चारण काल कितना होता है, अर्धमात्रा काल, यानी ह्रस्व का 1 मात्रा काल, दीर्घ का 2 मात्रा काल, प्लुत का त्रिमात्रा और व्यंजन का आधी मात्रा समझनी चाहिए। तो मित्रों आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं? अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को व्यंजन से संबंधित चर्चा करूंगा कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है और कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है मित्रों, और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें कि वीडियो कैसी है, और आप लोगों को और भी कंटेंट में और कुछ अलग से जोड़ने का प्रयास करूं, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो हमें पता लगेगा हमें और क्या चाहिए, क्या देना है। और यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो कमेंट करके बताते रहें। मैं यूपी टेट, सुपर टेट के लिए तो स्पेशल संस्कृत पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा हिंदी, मैथ और जीएस और ईवीएस और आपके जितने भी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित विषय हैं वो मैं आपको एबीएच कोचिंग क्लासेस के माध्यम से निःशुल्क प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, और हमारी टीम का पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों के साथ बने रहने का। इसलिए आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और बताते रहें कि हमें और इसमें क्या बताना चाहिए और कितना हमें और इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।